हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विश्वजीत कुमार। स्वागत करता हूं आप सबका एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम और आप स्टडी करते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स के इस सेशन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स के लिए। मॉडर्न फिजिक्स में आज का जो हमारा चैप्टर है वह है परमाणु एवं परमाणुविक संरचना। परमाणु एवं परमाणु की संरचना में एक क्लास जो पिछली क्लास में हो चुका है, उसमें हम लोग स्टडी किए हैं कि कैसे किसी परमाणु, कोई भी परमाणु एक किसी भी द्रव्य का या किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है। ठीक है, सबसे सूक्ष्म कण ये होता है और इससे भी छोटे कण होते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से नाम से जानते हैं, और इसे बोला जाता है परमाणु का परमाणविक कण। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये भी चर्चा किया था कि कोई भी पदार्थ किस सूक्ष्मतम कण से मिलकर बना होता है। इसके लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट से अलग अलग ऑब्जर्वेशन बाहर आए और उन ऑब्जर्वेशन से नए कॉन्सेप्ट बने, और नए कॉन्सेप्ट के जरिए ही हम लोग ये जान पाए हैं कि परमाणु क्या होता है और परमाणु किस चीजों से मिलकर बने होते हैं। इसी संदर्भ में कि परमाणु के अंदर क्या होता है और वो चीज कहां पर किस परिस्थिति में होते हैं, इसी परिस्थिति को समझने के लिए सबसे पहले डाल्टन आए, जिन्होंने ये कहा था कि परमाणु क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्मतम कण से बना होता है, और यह सूक्ष्मतम कण क्या होता है, परमाणु, और इससे ज्यादा पदार्थ को तोड़ा नहीं जा सकता, यानी परमाणु को और भी ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन ये पूरी तरह से बातें गलत साबित हुई, और ये गलत साबित तब हुआ जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आविष्कार, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हो गया था। ठीक है, ओके। अब इनकी बातों को जब फेल बताया गया, तब एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस पर वर्क किया। उनका नाम था थॉमसन। इसलिए थॉमसन के द्वारा जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया, जो भी बातें कही गई, उन कही हुई बातों को थॉमसन का परमाणविक मॉडल कहा जाता है। तो थॉमसन ने क्या कहा था? तो थॉमसन ने जो कुछ भी कहा, आइए उनके कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहेंगे थॉमसन का परमाणविक मॉडल। थॉमसन का परमाणविक सिद्धांत कह लीजिए या मॉडल कह लीजिए, परमाणविक सिद्धांत, थॉमसन एटॉमिक सिद्धांत। अब देखिए थॉमसन का परमाणविक सिद्धांत में क्या कहा गया। तो थॉमसन ने सबसे पहले ये कहा, थॉमसन ने ये कहा कि परमाणु जो है ना, परमाणु 10⁻⁻10 मीटर की त्रिज्या वाला एक धनात्मक गोला है, और इस गोले में संपूर्ण भाग धनात्मक आवेश है, और इसमें जो द्रव्यमान है वो भी क्या है, पूर्ण रूप से वितरित है। इस पूरे धनात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉन जगह जगह पर क्या है, धसे हुए हैं। जैसे कि एक तारबूज है, इस तारबूज का पूरा वाला भाग वो क्या है, धनात्मक आवेश है, और उसमें जो काले काले बीज जगह जगह पर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऋण आवेश है। यही बात उन्होंने कहा था। उन्होंने इसके साथ एक और बात कहा कि किसी परमाणु के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन भी होता है। मतलब परमाणु के अंदर जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश भी होता है, यानी जितना आवेश उतना, जितना ऋण आवेश उतना ही धन आवेश। तो सामान्य अवस्था में कोई भी परमाणु क्या होगा, उदासीन होता है। इसका मतलब है कि उसमें परमाणु की नेट आवेश की संख्या क्या है, शून्य है। ये बात आज भी सत्य है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य नहीं है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे धसे हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन धसे हुए नहीं होते। हमें आज पता है कि किसी भी परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं, और नाभिक के चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट कक्षाओं में अपनी ही ऊर्जा के साथ अपनी ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है। बट थॉमसन ने ये कहा, थॉमसन ने क्या कहा कि परमाणु परमाणु 10⁻⁻10 मीटर की त्रिज्या वाला एक धनात्मक गोला है, जिसमें धन आवेश तथा द्रव्यमान वितरित हैं तथा इलेक्ट्रॉन इसमें जगह जगह पर धसे होते हैं, जैसे कि तारबूज का संपूर्ण गोला धनात्मक आवेश है तथा
जो इसके काले बीज हैं, काले बीज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये बात तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते तो जरूर है परमाणु के अंदर, लेकिन इस तरह से नहीं रहते हैं, इस तरह से बिल्कुल नहीं रहते। तो उनकी ये बातों को बिल्कुल नकार दिया। लेकिन अगली बात उन्होंने ये कहा कि परमाणु के अंदर, परमाणु के अंदर धनावेश, परमाणु के अंदर धनावेश तथा ऋणावेश सामान्य संख्या में, सामान्य संख्या में होता है, सामान्य संख्या में होता है। यानी कि प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या की, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है। मतलब धन आवेश जितना होगा उतना ही क्या होगा, ऋण आवेश। यानी कि धन आवेश, प्रोटॉन पर जो आवेश है वह इलेक्ट्रॉन के धनावेश के बराबर है। इसलिए कुल बल, इसलिए कुल बल क्या हो जाएगा, कुल बल क्या होगा, धनात्मक आवेश बराबर ऋणात्मक आवेश। एक प्रोटॉन के पास कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कुल मिलाकर कितना हो गया, 0 आवेश, कुल मिलाकर 0 आवेश। ये बात आज भी बिल्कुल सत्य है। सामान्य अवस्था में परमाणु के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो ऋणात्मक आवेश होता है वह -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, तथा एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और सामान्य अवस्था में नेट आवेश, नेट कुल आवेश, कुल आवेश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुल आवेश क्या हो जाएगा, यानी प्रोटॉन पर आवेश Q और ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। ओके, जब ये कॉन्सेप्ट तब आया था जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हो गया था, लेकिन न्यूट्रॉन का आविष्कार नहीं हुआ था। जब न्यूट्रॉन का आविष्कार हुआ तब थॉमसन भाई साहब से ये पूछा गया कि बताइए थॉमसन भैया कि इसमें न्यूट्रॉन को मैं कहाँ रखूं, आपके इस परमाणुविक मॉडल में न्यूट्रॉन को कहाँ रखूं। आपने ये कहा, इन्होंने क्या कहा, थॉमसन ने ये कहा ये पूरा का पूरा गोला, ये पूरा का पूरा गोला क्या है, धनात्मक आवेश है। ये पूरा का पूरा क्या है, धनात्मक आवेश है, और इसमें द्रव्यमान भी क्या है, पूरी तरह से वितरित है। यानी कि ये पूरा गोला धनात्मक आवेश है, पूरा गोला क्या है, धनात्मक आवेश का गोला है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वह जगह जगह पर क्या है, धसे हुए, जगह जगह पर क्या है, धसे हुए ये इलेक्ट्रॉन है, धसे हुए। लेकिन इन्होंने ये बताया कि जितना धन आवेश है ना उतना ही ऋण आवेश है। ये भी उन्होंने कहा कि जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है। बट उन्होंने ये भी कहा कि पूरा का पूरा क्या गोला क्या है, धनात्मक आवेश, और इसी धनात्मक गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, जगह जगह धसे हुए हैं। इसी को दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं ये पूरा का पूरा गोला है, और इस पूरे के पूरे गोले में जितना धन आवेश है, जितना धन आवेश है उतना ही क्या है, ऋणावेश भी है, उतना ही क्या है, ऋणावेश भी है, उतना ही क्या है, ऋण आवेश भी है। तो ये बात उनकी पूरी तरह से सत्य है, लेकिन ये बात उनकी पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी बोला गया ये पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रहा है कॉन्सेप्ट, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को भी फेल बताया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे पूरी तरह से नकार दिया गया। इनके किए गए रिसर्च को आधार बनाकर आगे का रिसर्च चलता रहा, इन्हीं रिसर्च में से एक प्रयोग हुआ जिसे हम बोलते हैं गाइगर मार्सडन प्रयोग, जिसे हम क्या बोलते हैं, गाइगर मार्सडन प्रयोग। दरअसल गाइगर और मार्सडन दो स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के, और रदरफोर्ड के ही सुपरविजन में, उन्हीं के अंदर रहकर ये दोनों अपना रिसर्च कर रहे थे। और रिसर्च में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया जिसे बोला जाता है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग या फिर गाइगर मार्सडन प्रयोग। तो गाइगर मार्सडन ने क्या प्रयोग किया था और उस प्रयोग से क्या बाहर आए, क्या ऑब्जर्वेशंस आए, उस ऑब्जर्वेशंस को हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं।
तो देखिए गाइगर मार्शलन प्रयोग, गाइगर मार्शलन प्रयोग। गाइगर मार्शलन एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या किया? गाइगर मार्शलन एक्सपेरिमेंट क्या है समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइगर एंड मार्शलन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये सोचा कि इतना जो झमेला हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेकर, यानी परमाणुओं को लेकर, परमाणु की संरचना को लेकर, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें, यानी क्यों ना हम परमाणु को ही ब्रेक कर दूं, परमाणु को तोड़ करके देख लिया जाए कि परमाणु के अंदर क्या है। तो उन्होंने ये सोचा कि परमाणु को क्यों ना मैं तोड़ दूं, ब्रेक कर दूं, और तोड़ करके ये देख लिया जाए कि उसके अंदर क्या है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि परमाणु कोई ऐसा चीज तो है नहीं कि मार्केट में गए, खरीद लिया, घर लेकर आए और उसको ब्रेक करके तोड़ करके देख लिया कि उसके अंदर क्या है। तो ये एक प्रॉब्लम थी कि परमाणु इतनी ज्यादा छोटी होती है कि नंगी आंखें से दिखता भी नहीं है, तो फिर उसको ब्रेक कैसे किया जाए, उसको तोड़ा कैसे जाए। तो गाइगर एंड मार्शलन के द्वारा ये सोचा गया कि दुनिया में कोई भी पदार्थ है, छोटे छोटे कणों से ही तो मिलकर बनी होती है ना। चाहे कोई भी पदार्थ हो, कोई भी द्रव्य हो, कोई भी मैटर हो, वो किससे मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी कि मैं अगर ये कहूं कि अपने पास एक ये नोटबुक है, ठीक है, ये एक वस्तु है, ये नोटबुक है, ये एक वस्तु है, ये एक मैटर है। अगर ये एक वस्तु है तो ये क्या है? कई लेयरों से बनकर मिलकर बना है, कई स्तरों से मिलकर बना होता है। जैसे कि ये पूरी कॉपी है, ये कई सारे पेज से मिलकर बना है, एक पेज, दो पेज, तीन पेज, इस तरह से हजारों पेजों से मिलकर बना होता है। तो इसका मतलब है कि ये कई स्तरों से मिलकर बना है, कई लेयरों से मिलकर बना है। अगर मैं इसे बोलूं कि ये एक लेयर है, तो अगर ये एक लेयर है तो ये एक लेयर बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होगा, ये लेयर बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होगा। और जब मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही परमाणु का लेयर है, ये दूसरा परमाणु का लेयर है, ये तीसरा परमाणु का लेयर है, ये चौथा परमाणु का लेयर है, तो परमाणुओं के कई लेयरों से क्या बनता है? कोई भी पदार्थ यानी वस्तु बनता है। तो गाइगर एंड मार्शलन के द्वारा यही सोचा गया कि जब सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक परमाणु है, ये दूसरे परमाणु से जुड़ा हुआ है, और ये परमाणु तीसरे परमाणु से जुड़ा हुआ है, ये चौथा परमाणु से जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये सभी क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सभी एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस तरह से जुड़े हुए। अगर मैं इसको बोलूं कि ये एक ही परमाणु का लेयर है, एक लेयर, अब इसी के ऊपर परमाणु का दूसरा लेयर भी चढ़ा देते हैं, एक लेयर, ये लेयर, अब ये दूसरा लेयर चल रहा है, दूसरा लेयर चल रहा है, इसी के ऊपर तीसरा लेयर चढ़ा दिया, परमाणु का लेयर, परमाणु का स्तर, 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 परमाणु का स्तर। यानी अगर मैं ये कहूं तो पहले एक स्तर, फिर दूसरा स्तर, फिर तीसरा स्तर, फिर चौथा, इस तरह से ये क्या होगा? मोटी वस्तु बन जाएगा, मोटे पदार्थ बन जाएगा। और दुनिया का हर एक पदार्थ इसी तरह के स्तरों से मिलकर बना है। तो गाइगर मार्शलन ने ये सोचा कि जब सभी तरह का पदार्थ परमाणु के इन्हीं लेयर से बना है, और तो क्यों ना इस परमाणु के इस पदार्थ को ब्रेक किया जाए, तोड़ा जाए। तो तोड़ने का प्रक्रिया के लिए उन्होंने ये सोचा कि जब ये सभी स्तरों से मिलकर बने हैं, तो क्यों ना इसके स्तरों को घटाया जाए, कम किया जाए। जब इसके स्तरों को कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो लास्ट में एक स्तर बनेगा और एक स्तर का एक परमाणु मिल जाएगा मुझे। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया? इसको पीटना शुरू कर दिया, इस पदार्थ को पीटना शुरू कर दिया, और पीटते 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 इनको इतना पतला कर दिया गया, इतना पतला कर दिया गया, ताकि अब ये समझा जाए कि अब ये पूरी का पूरी वस्तु, पूरी का पूरा पदार्थ मात्र एक ही परमाणु के स्तर से मिलकर बना है। अब यदि ये एक ही परमाणु के स्तर से मिलकर बना है, तो ये समझा जा सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही परमाणु है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही परमाणु है। तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसा कौन सा तत्व लूं, कौन सा एलिमेंट लूं जिसको पीटना आसान है, जिसको तन्ने करना आसान है, यानी जिसकी चादरें बनाई जा सकती है बहुत ही आसानी से। तो इसके लिए उन्होंने सोने को चुना, यानी कि गोल्ड को चुना। गोल्ड धातु है और गोल्ड बहुत ही तन्ने होती है, उसको अगर पीटा जाए तो बहुत आसानी से वो पतला हो जाता है, बहुत आसानी से उसको चादर बनाया जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या लिया? गोल्ड लिया।
और इसे बोला गया गोल्ड की पन्नी। उसको इतना पतला कर दिया कि वो पन्नी के लेयर जैसा बन गया, इसलिए उसे क्या बोला गया, गोल्ड की पन्नी। ठीक है, तो इस तरह से इसको पीटते 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 बहुत ही छोटा बना दिया गया। और ये कुछ इस तरीके से मान लीजिए, इसमें ये क्या है, गोल्ड की पन्नी, जो कि बहुत ही पन्नी, इसे बोला गया स्वर्ण की पन्नी, गोल्ड फॉइल, इसे बोला गया गोल्ड फॉइल। ओके, अब ये माना गया कि ये जो पन्नी है बहुत पतली है और इतना पतला है कि मात्र और मात्र एक ही परमाणु का लेयर है, एक ही परमाणु है। अगर इसको और भी ज्यादा तोड़ा जाए तो ये खत्म ही हो जाएगी, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब ये माना गया कि ये मात्र और मात्र एक ही परमाणु का है। अब इसको यहाँ पर रखा गया। अब इसके सामने इन्होंने एक अल्फा पार्टिकल्स को रखा। किसको रखा, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल्स, सॉरी अल्फा पार्टिकल्स नहीं, ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ये कौन सा है, एक रेडियो एक्टिव तत्व। जनरली पोलोनियम को लिया जाता है। ठीक है, पोलोनियम। अब इस रेडियो एक्टिव तत्व की प्रॉपर्टी ये है कि ये कुछ किरणों को और बहुत अधिक भेदन क्षमता वाली किरणों को उत्सर्जित करते रहते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा और गामा किरणों को ये रेडियो एक्टिव तत्व विकिरणित करते हैं, यानी कि वो उत्सर्जन करते हैं किरणों का। तो हम ऐसे रेडियो एक्टिव तत्व को चुन रहे हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ अल्फा किरणें ही बाहर निकले, जिससे सिर्फ अल्फा किरणें बाहर निकले। तो ये अल्फा किरणें बाहर की ओर निकल रही है, तो ये अल्फा किरणें बाहर की ओर निकल रही है। अब ये अल्फा किरण ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इधर ही जाएगा, ये इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, यानी कि चारों दिशाओं में अल्फा किरणों का उत्सर्जन होगा। हम ये चाहते हैं कि ये अल्फा किरणों का उत्सर्जन बहुत ही शार्प, यानी बहुत ही तीक्ष्णता के साथ, बहुत ही तीव्रता के साथ इस स्वर्ण की पन्नी पर पड़े। इसके लिए मैंने इनको क्या किया, इस अल्फा किरणों को मैंने, इस रेडियो एक्टिव तत्व को मैंने क्या कर दिया, पूरी तरह से सील कर दिया गया, यानी कि तीन तरफ से सील कर दिया मैंने और एक तरफ से खाली रखा, ताकि ये सिर्फ और सिर्फ इधर ही निकले। ठीक है, इधर ही निकले। तो इसे मैंने किसमें, ये क्या है, ये एक शीशे यानी ग्लास का एक बॉक्स है, यानी पीबी का ये बॉक्स है, ग्लास का एक बॉक्स है। ग्लास के बॉक्स से मैंने इसको कवर कर रखा हूँ और एक तरफ छोड़ रखा हूँ, ताकि अल्फा किरणें इधर निकले और ये सोने की पन्नी पर पड़े। अब इसके सामने क्या किया, अब इससे निकल तो रही है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर शार्प किरणें पड़े, बहुत ही तीक्ष्णता के साथ, तीव्रता के साथ शार्प किरणें पड़े। इसके लिए इसके रास्ते में मैंने कंक्रीट का एक दीवार खड़ा कर दिया। ये क्या है, कंक्रीट की दीवार। कंक्रीट की दीवार को मैंने खड़ा कर दिया। ये दीवार क्या कर दिया, अब क्या होगा, जो भी जाएंगे इसी होल से होकर जाएंगे, इसी से होकर जाएंगे, तो बहुत ही तीक्ष्णता के साथ यहाँ से अल्फा किरणों का प्रवेश होगा, यहाँ से अल्फा किरणों का प्रवेश होगा। सभी अल्फा किरण यहाँ पर पढ़ने के बाद ये देखा गया, जब यहाँ पर पढ़ते हैं सभी किरणें, तो पढ़ने के बाद क्या है, इसके ठीक पीछे इसके एक मैंने फोटोग्राफिक प्लेट को लगा रखा है। एक फोटोग्राफिक प्लेट को लगा रखा है। अब इस फोटो, जब देखिए होता क्या है, ये एक स्वर्ण की पन्नी है। ये स्वर्ण की पन्नी इतनी पतली है ताकि ये समझा जाए कि ये मात्र और मात्र एक ही परमाणु का स्तर है और एक ही परमाणु है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको, इस पन्नी के सामने मैंने एक रेडियो एक्टिव तत्व को रखा। इस रेडियो एक्टिव तत्व में उस रेडियो एक्टिव तत्व को चुना जिससे सिर्फ और सिर्फ अल्फा किरणें ही बाहर निकलती हैं। अब अल्फा किरणें, इसलिए अल्फा किरणों को क्यों चूज कर रहा हूँ, अल्फा किरणों को इसीलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि अल्फा किरणों की भेदन क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए मैंने अल्फा किरणों को चुना है। तो ये अल्फा किरणें हैं। अब अल्फा किरणें का शार्प बीम, यानी कि बहुत ही तीक्ष्णता और तीव्रता के साथ इस स्वर्ण की पन्नी पर पड़े, इसके लिए मैंने क्या किया, इस रेडियो एक्टिव तत्व में तीन तरफ से इसको सील कर दिया पीबी के बॉक्स में, यानी ग्लास के बॉक्स में मैंने इनको क्या कर रखा हूँ, सील कर रखा हूँ। और एक तरफ मैंने खाली छोड़ दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा किरणें सिर्फ सोने की पन्नी पर पड़े।
इसके इन दोनों के बीच में भी मैंने एक कंक्रीट का दीवार खड़ा कर दिया ताकि अधिक तीक्ष्णता और तीव्रता के साथ शार्प बीम इस स्वर्ण की पन्नी पर पड़े। ओके, स्वर्ण की पन्नी पर पड़ने के बाद स्वर्ण पर पड़ने के बाद हम ये देखना चाहते हैं ये किरणें इस पन्नी से हो टकराने के बाद कहाँ जाता है। इसके लिए मैंने इसके पीछे में एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा रखा है। क्या लगा रखा है? फोटोग्राफिक प्लेट। इस फोटोग्राफिक प्लेट की विशेषता यह है कि इसको मैंने ZnS जिंक सल्फाइड का एक परत चढ़ा दिया, एक लेयर चढ़ा दिया, यानी जिंक सल्फेट से इसको क्या कर दिया? पेंट कर दिया गया, इसको कलई कर दिया गया। जब ऐसा इसलिए किया गया ताकि यहाँ से टकराने के बाद जो भी किरणें यहाँ पर पड़ेगी वो बहुत ही स्पष्ट और क्लियरिटी के साथ हमको दिखाई पड़े। अब ये फोटोग्राफिक प्लेट होता गया। फोटोग्राफिक प्लेट का मतलब होता है पुराने जमाने में जब हम कैमरा से फोटो खींचते थे तो जो भी फोटो खींचते थे उसका पिक्चर एक जगह जाकर के छप जाता था, एक प्लेट पर जाकर छप जाता था और उसी को हम लोग नेगेटिव बोलते थे। उसी प्लेट को फोटोग्राफिक प्लेट बोला जाता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट। अब ये देखा गया कि कुछ किरणें, मैं यहाँ ये देखा गया कि ज्यादा से ज्यादा किरणें, ज्यादा से ज्यादा धब्बा, सब धब्बा यहीं पर मुझे मिल रहा है। तो धब्बा कहाँ मिल रहा है? इसको क्रॉस करने के बाद सबका सब धब्बा, ज्यादा से ज्यादा धब्बा कहाँ मिल रहा है? मुझे इसी पॉइंट पर मिल रहा है। और बहुत कम धब्बा कहीं यहाँ पर प्राप्त होता है और कहीं पर यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। यानी कि बहुत कम धब्बा यहाँ प्राप्त हुआ और ज्यादा से ज्यादा धब्बा यहाँ पर प्राप्त हुआ। यही प्रयोग किया गया था। इसी प्रयोग में एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या प्रयोग है। गाइगर और मार्शल रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट थे, उनके ही सुपरविजन में ये प्रयोग कर रहे थे, इसलिए इस प्रयोग का नाम दिया गया गाइगर मार्शल प्रयोग। उसने क्या प्रयोग किया? उसने स्वर्ण की एक पन्नी लिया। इस पन्नी को ये समझा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही परमाणु का क्या है? स्तर है, यानी कि ये एक ही परमाणु से बने हैं। इसको अब इन्होंने इस पन्नी को के सामने एक रेडियो एक्टिव तत्व को रखा। रेडियो एक्टिव तत्व में उस रेडियो एक्टिव तत्व को लिया जो सिर्फ और सिर्फ अल्फा किरणों को ही बाहर निकलता है। अब अल्फा किरणों को ही बाहर निकाले, इसके लिए ये क्यों जरूरी है कि अल्फा किरणें? तो क्योंकि अल्फा किरणें ज्यादा भेदन क्षमता वाली होता है, यानी बहुत ही तीव्रता और तीक्ष्णता के साथ वो निकलती है, इसलिए उसको बोलेंगे, इसलिए हमने अल्फा किरणों को चुना। अब ये अल्फा किरणें चारों तरफ नहीं जाए, इसके लिए मैंने इसको ग्लास के एक बॉक्स में पूरी तरह से सील कर रखा हूँ और एक तरफ से छोड़ दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा अल्फा किरणें इस सोने की पन्नी पर अधिक तीक्ष्णता और अधिक तीव्रता के साथ शार्प बीम के साथ पहुंचे। इन दोनों के बीच में मैंने एक दीवार, कंक्रीट का एक दीवार भी खड़ा कर दिया ताकि इसकी तीव्रता बहुत ही ज्यादा हो जाए और तीक्ष्णता हो जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा किरणें यहीं पर आए। ओके, अब ये देखा गया कि जब अल्फा किरणें इस सोने की पन्नी पर पड़ता है तो पीछे में लगा हुआ जो ये फोटोग्राफिक प्लेट्स हैं, इस फोटोग्राफिक प्लेट को जिंक सल्फाइड के लेयर से क्या कर दिया? पूरी तरह से पेंट कर दिया गया। जिसके पेंट करने का यह मतलब है कि इसके द्वारा जो भी यहाँ पर प्रकाश आ रहा है उसका जो धब्बा, उसका जो फोटो छपे यहाँ पर बहुत ही क्लैरिटी के साथ छपे, इसके लिए मैंने इसको जिंक सल्फाइड के लेयर से पेंट कर रखा है। अब ये देखा गया कि इस फोटोग्राफिक प्लेट पर इसके द्वारा यहाँ से जो अल्फा किरणें, वो मैक्सिमम अल्फा किरणें सीधे निकलकर यहीं पर बना रही है अपने धब्बा, और बहुत ही कम किरणें, यानी कुछ किरणें ऐसे भी हैं जो धब्बा यहाँ पे मिल रहा है, कुछ धब्बा यहाँ पर मिल रहा है। यह एक्सपेरिमेंट गाइगर मार्शल प्रयोग कहलाता है। इस पूरी व्यवस्था को मैंने एक वैक्यूम चैम्बर में सील कर रखा हूँ। क्या कर रखा हूं मैंने? इसमें पूरी तरह से इसे वैक्यूम में, यानी निर्वात में, वैक्यूम यानी क्या कर दिया? निर्वात में रखा हूं ताकि किसी भी तरह का कोई भी एक्सटर्नल डिस्टरबेंस इसको नहीं मिले और ये पूरी तरह से क्या होगा? एक स्पष्ट और क्लियर के साथ ये पूरा एक्सपेरिमेंट हो सके। इसके लिए मैंने पूरे को क्या कर दिया? सील कर रखा हूँ, इसमें वैक्यूम में और निर्वात में, ताकि एयर भी इसमें नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रेक्षण हुआ? प्रेक्षण तो ये हो रहा है, पहला प्रेक्षण क्या हो रहा है?
अब देखिए इसमें प्रेक्षण ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा अल्फा किरणें सीधे के सीधे निकल गए। इस प्रयोग को करने के बाद ये ऑब्जर्व किया गया, ये देखा गया कि इससे क्या हो रहा है, इस प्रयोग को करने से मुझे क्या प्राप्त हो रहा है। तो यह देखा गया कि यहाँ से चलने वाली मैक्सिमम अधिकांश अल्फा किरणें स्वर्ण की पन्नी को सीधे सीधे आर पार हो जाता है और सभी यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि सीधे सीधे निकल जाते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन ये देखा गया। और अधिकांश में से कुछ किरणें ऐसी हैं जो कि विक्षेपित होकर यहाँ भी आया और यहाँ भी आया, मतलब बहुत अधिकांश अल्फा किरणें सीधी निकल गई और कुछ किरणें विक्षेपित हुई। कुछ किरणें क्या हुई? विक्षेपित हुई। और ये भी देखा गया कि 20,000 में से कोई किताब लिखता है कि 20,000 अल्फा किरणों में से एक, कोई लिखता है 12,000 अल्फा किरणों में से कोई एक, और कोई लिखता है 8,000 अल्फा किरणों में से कोई एक। तो हम ये मान कर चलते हैं कि 20,000 अल्फा किरणों में से मात्र एक अल्फा किरण ऐसे भी है जो सीधा तो यहाँ बना रहा है, ना ही यहाँ बना रहा है, ना ही यहाँ बना रहा है, वो सीधे क्या होता है? बैक हो जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरह से फोटोग्राफिक प्लेट यहाँ लगाया हूँ उसी तरह का फोटोग्राफिक प्लेट में यहाँ भी लगा दूं, तो ये भी देखा गया यहाँ से चलने वाले अल्फा किरणें इस पर पड़ने के बाद वापस होकर के, यानी कि जिस पाथ से गया है उसी पाथ पर वापस आकर के वो अपना यहाँ पर धब्बा बनाती है। यानी कि जब इस तरह गैगर एंड मार्शल प्रयोग में यह देखा गया कि अल्फा किरणों को जब स्वर्ण की पन्नी से आर पार कराया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अधिकतम अल्फा किरणें सीधे सीधे निकल जाती है, कुछ किरणें विक्षेपित हो जाती है, और 20,000 में से मात्र एक अल्फा किरण ऐसा है जो कि सीधे सीधे नहीं जाकर ये सीधे क्या होता है 180 डिग्री पर क्या हो जाता है बाउंस बैक हो जाता है, रिटर्न बैक हो जाता है। और इसको ये देखा गया, इसका मतलब है कि अल्फा किरणें विक्षेपित होता है 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में। ये देखा गया कि 0 से 180 डिग्री के बीच में विक्षेपित हो रहा है। अब इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर क्या ऑब्जर्वेशंस मिला, उस ऑब्जर्वेशंस को लिखते हैं और फिर उससे पहले उसके प्रेक्षण को लिख लेते हैं कि क्या प्रेक्षण किया गया है। इससे क्या प्रेक्षण मिला? तो इस प्रयोग में जो प्रेक्षण किया गया, क्या प्रेक्षण किया गया? यानी कि ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन मुझे मिला है? फर्स्ट तो ये देखा गया, सबसे पहले इसके लिए एक मैं बना लेता हूं कि क्या हुआ था। ये परमाणु है, ये क्या है? परमाणु। इस परमाणु में अधिकांश अल्फा किरणें सीधी निकल गई। अधिकांश अल्फा किरणें सीधी निकल गई। ठीक है, अधिकांश अल्फा किरणें सीधी निकल गई। कुछ किरणें ऐसी हुई जो कि ऐसे होकर निकल गई। कुछ किरणें
ऐसे होकर निकले, कुछ किरणें हैं जो कि ऐसे निकल गई, कुछ किरणें 90 डिग्री पर निकली, कुछ ऐसी भी किरणें हुई जो 90 से ज्यादा किरणों पर यानी कि 120 किरणों पर बाहर आए, और कुछ किरणें ऐसी हैं जो कि जिस रास्ते गई उसी रास्ते से वापस होकर चली आई। यह क्या है? परमाणु है। यह क्या है? परमाणु है, यानी कि स्वर्ण, सोना को चुना गया था तो स्वर्ण की ये परमाणु है। इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि ये स्वर्ण की पन्नी थी और इसे परमाणु बोला गया। इस स्वर्ण की पन्नी में अल्फा किरणों को क्रॉस कराया गया। ये क्या है? अल्फा किरणें। अल्फा किरणें, इस अल्फा किरणों को यहाँ से क्रॉस कराया गया। अल्फा किरणों में ये देखा गया कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम किरणें जो हैं सीधे निकल गया, यानी कि वो बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। तो फर्स्ट प्रेक्षण क्या प्राप्त हुआ? फर्स्ट प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मिला क्या? अधिकांश अल्फा किरणें बिना विक्षेपित हुए, बिना विक्षेपित मतलब सीधे सीधे निकल, बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए, सीधे निकल गए। जैसे कि यहाँ सीधे निकल रहे, अधिकांश अल्फा किरणें सीधे निकल। दूसरा ऑब्जर्वेशन से ये देखा गया कि कुछ किरणें ऐसी हैं, कुछ किरणें ऐसी हैं जो क्या है 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में विक्षेपित हो गए। कुछ किरणें, बहुत ही कम ऐसी किरणें, बहुत ही कम। कुछ किरणें 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच भी विक्षेपित हुई। ये ऑब्जर्वेशन मिला। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि कुछ में, कुछ मतलब कोई बुक लिखता है कि 20,000 किरणों में से एक, कोई लिखता है 12,000 किरणों में से एक, और कोई लिखता है 8,000 किरणों में से अल्फा किरणों में से एक अल्फा किरण, अल्फा किरणें वापस यानी कि 180 डिग्री पर वापस आ जाती है, वापस आ जाती है। ये प्रेक्षण किया गया, ये ऑब्जर्वेशन मिला, तो ये समझा गया। तो मुझे बताइए, ये प्रेक्षण पता चला, ये प्रेक्षण का मतलब क्या है? इस प्रेक्षण का मतलब है कि अधिकांश अल्फा किरणें सीधे निकल गई। तो मुझे ये बताइए कि अधिकांश अल्फा किरणें सीधे कब निकलेंगी, किस परिस्थिति में होगा जब अधिकांश अल्फा किरणें सीधे निकल जाएगी? तो वो परिस्थिति कौन सा है? इसका मतलब है इस परमाणु का अधिकांश भाग खाली होगा। अगर खाली भाग होगा तभी तो सीधे सीधे आप निकल सकते हैं। अगर भाग खाली नहीं होगा, अगर इसमें भरा हुआ होगा सामान, तो आप खाली नहीं हो, क्या होंगे? टकरा जाएंगे। तो वही हुआ कि यहाँ पर अगर कोई टक्कर नहीं हो रहा है, किसी में किसी किरणों में कोई विक्षेपण नहीं हो रहा है, यानी अधिकांश अल्फा किरणें बिना विक्षेपित हुए सीधे सीधे निकल के, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा भाग यहाँ वाला खाली है, पूरा का पूरा भाग यहाँ वाला खाली है। मतलब ये इस परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। अधिकांश भाग क्या है? खाली है। इस प्रेक्षण से यही रिजल्ट आ रहा है कि अधिकांश भाग खाली है। दूसरा ये है कि कुछ किरणें यानी कि बहुत ही कम किरणें जो है 180 और 180 से 0 से 180 के बीच में विक्षेपित हुए। तो मान लीजिए ये 60 पर हुआ होगा, ये 90 पर हुआ, ये 120 पर हुआ। तो कुछ ही किरणें ऐसे है ना, सभी तो किरणें नहीं है। यानी कि एक ऑब्जर्वेशन किया जाए तो मान लीजिए 20,000 अगर अल्फा किरणों को भेजा जाए, तो 20,000 में से 19,990 किरणें ऐसे होंगे जो सीधे के सीधे निकल जाएंगे। 10 ऐसे किरणें होंगे जो कि कोई 30, 60, 90 पर विक्षेपित होंगे, और उनमें से मात्र एक ही ऐसा अल्फा किरण होगा जो वापस 180 डिग्री पर हो रहा होगा। इसका मतलब यही तो है कि इसका अधिकांश भाग खाली है, यानी कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली तभी हो सकता है जब अल्फा किरणें सीधे के सीधे निकल जाए। कुछ किरणें हो रहा है, इसका मतलब कि संपूर्ण भाग खाली नहीं है।
कुछ किरणें अगर डेविएट हो रहे हैं, कुछ किरणें विक्षेपित हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसका अधिकांश भाग खाली जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका संपूर्ण भाग खाली है। इसका मतलब इसके अंदर कोई तो है जो कुछ किरणों को विक्षेपित कर रहा है। आखिर ये किरणें इस कोण पर ये किरणें क्यों विक्षेपित हो रही है? इनको भी सीधे निकल जाना चाहिए था, आखिर ये सीधे क्यों नहीं निकले? इसका मतलब है कि इस अल्फा किरणों को कोई है जो कि बाहर निकाल, यानी कि उसको प्रतिकर्षित कर रहा है। अब मुझे ये बताइए, अल्फा किरणों को कौन प्रतिकर्षित कर सकता है? कोई तो होगा। अच्छा, ये समझ लेते हैं कि अल्फा किरणें होता क्या है। तो अल्फा किरणों का मतलब होता है, अल्फा किरणों का मतलब होता है कि हीलियम का नाभिक, यानी हीलियम के नाभिक को ही हम बोलते हैं अल्फा किरणें या अल्फा कण। अब हीलियम का नाभिक क्या होता है? तो मान लीजिए ये हीलियम है, ये क्या, हीलियम का एक परमाणु है, और परमाणु के अंदर न्यूक्लियस है, परमाणु के अंदर न्यूक्लियस जिसमें 2 प्रोटॉन होंगे, और इसके चारों डिफरेंट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर में होंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे। अगर यहाँ से इन 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो ये खाली बच जाएगा। अब इस पूरे खाली जगह में सिर्फ 2 ही प्रोटॉन बचेगा और न्यूट्रॉन बचेगा। अगर 2 प्रोटॉन है तो ये सिर्फ धनात्मक है ना, तो 2 प्रोटॉनों का जो धनात्मक नाभिक है उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा किरण, यानी कि हीलियम के नाभिक को हम अल्फा किरण बोलते हैं। और हीलियम का नाभिक क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। कितना का धनात्मक? 2 प्रोटोनों का धनात्मक होता है, यानी 2 प्रोटॉन पर जितना आवेश होगा उतना आवेश कितना होगा? होता है नाभिक पर आवेश होगा। तो 2 प्रोटॉनों के आवेश क्या होगा? अल्फा किरणों का ही आवेश होगा, यानी अल्फा किरणें उसी को बोलते हैं। हीलियम के नाभिक को हम अल्फा किरणें बोलेंगे, और यह धनात्मक होगा, और इस पर आवेश जो होगा कितना होगा? 2p+, मतलब हम बोलेंगे कि 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 होगा। ठीक, ओके। तो ये हमें ये बात तो पता चल गया कि अल्फा किरणें क्या होगा? धनात्मक होगा, यानी कि ये पॉजिटिव है, और इस पर कितना आवेश है? 2+ आवेश है, 2p। ठीक है, अब देखिए यहां से ये भी समझा गया कि अगर ये अल्फा किरणें धनात्मक आवेश है और ये अल्फा किरणें, कुछ अल्फा किरणें विक्षेपित हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई है जो इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। कौन है जो प्रतिकर्षित कर सकता है? अल्फा किरणें अगर धनात्मक है तो धनात्मक को कौन, यानी कि धन आवेश को कौन प्रतिकर्षित कर सकता है? तो धन आवेश को हमें पता है कि धन आवेश को धन आवेश ही प्रतिकर्षित कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर में कोई धन आवेश है, डेफिनेटली कोई धन आवेश है, हो सकता है धन आवेश। तो ये मानकर चला जा रहा है कि यहाँ पर कोई क्या है? धन आवेश है, और धन आवेश से क्या हो रहा है? ये सब प्रतिकर्षित हो रहा है, यानी ये भी धन, ये भी, और ये दूर जा रहा है, इसलिए इसका असर कम है। तो ये धनात्मक आवेश है इसके अंदर, तो ये माना गया। तीसरी बात यह है कि अगर 20,000 में से कोई एक अल्फा, 20,000 अल्फा किरणों में से मात्र एक ही अल्फा किरण ऐसी है जो कि वापस हो रहा है, जिस पाथ से आया उसी पाथ पर चला गया, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते पर 180 डिग्री के एंगल पर क्या हो गया? वापस हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सब सभी किरणें तो इससे नहीं टकराई, सिर्फ और सिर्फ एक ही टकराई, और टकराने के बाद वापस हो गया। इसका मतलब है कि इसका जो साइज है ना बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, बहुत ही ज्यादा क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब इसकी साइज क्या होगी? बहुत ही ज्यादा छोटी होगी, और यही है जो उसके सामने पड़ा, और सामने के बाद क्या है? ये प्रतिकर्षित कर दिया। यहाँ आते आते इसको यहीं पर रोक दिया गया, क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो क्या होगा? दोनों में प्रतिकर्षित होकर ये वापस अपने ही रास्ते चला गया। तो 3 प्रेक्षण मुझे मिला। इस 3 प्रेक्षण के आधार पर हमें 3 रिजल्ट भी मिला, 3 परिणाम भी मिला। फर्स्ट प्रेक्षण देख लेते हैं एक बार फिर से। परमाणु अधिकांश भाग क्या था? एक्सपेरिमेंट किया गया है, गैगर मार्शन के द्वारा एक प्रयोग किया गया। इस प्रयोग में यह देखा गया कि अधिकांश अल्फा किरणें सीधी निकल गया, बिना विक्षेपित किए हुए निकला। इसका यही मतलब है, इसका ये मतलब है कि अधिकांश भाग क्या है? खाली। कुछ किरणें, बहुत ही कम कुछ किरणें जो कि 180 से ज्यादा और 0 डिग्री से ज्यादा और 180 के बीच में विक्षेपित हुए। इसका यह मतलब है कि इसका संपूर्ण भाग खाली नहीं है, कुछ ही भाग, अधिकांश भाग तो खाली है लेकिन कुछ भाग भरे भी है, यानी कुछ भाग उसमें है। अब उसमें कौन हो सकता है? तो ये देखा गया कि यहाँ से अल्फा किरणें जा रहे हैं। अल्फा किरणें क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है, और यह धनात्मक होता है। इस पर आवेश कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनात्मक आवेश होता है। ओके, तो इतना समझा गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी होगा वो धन आवेश ही होगा, और धन आवेश को क्या कर सकता है? प्रतिकर्षित कर सकता है। तो ये समझा गया कि यहाँ क्या है? धन आवेश है। उसके बाद ये देखा गया कि 20,000 में से मात्र एक ही अल्फा किरणें से हैं जो कि वापस हो रही है। और भी तो हो सकते थे, और कब होता? जब ये बड़ा होता।
अब ये बड़ा होता तो यहाँ से भी आता, यहाँ से भी आता, टकरा के 2 3 4 चले जाते, लेकिन 20,000 में से मात्र एक ही अल्फा किरण है जो वापस जा रहा है। इसका मतलब है ये अंदर जो धनात्मक आवेश है ना वो बहुत ही सूक्ष्म स्थानों पर है, बहुत ही छोटी जगह पर है, बहुत ही छोटी जगह पर है। तो ये प्रेक्षण हुआ और इसका फटाफट लिख लेते हैं परिणाम। परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम उन्होंने यह बताया अधिकांश किरणें सीधे निकल जाती। इसका मतलब है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, खाली है। दूसरा बात क्या पता चला कि कुछ किरणें विक्षेपित हो रहा है। इसका मतलब है अंदर में कोई ना कोई धनावेश है। इसका मतलब अंदर में कोई धनावेश है। परमाणु के अंदर धन आवेश का केंद्र है, धनावेश का केंद्र है। तीसरी बात ये परिणाम निकला कि जब 20,000 में से एक किरण वापस आ रहा है, इसका मतलब जो धनावेश है बहुत ही ज्यादा छोटी है, धनावेश बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म स्थान पर है। इसका मतलब है कि सभी धनावेश एक ही जगह पर है और वहां पर क्या है, संकेंद्रित है। मतलब सभी धनावेश अत्यंत सूक्ष्म स्थानों पर, अत्यंत सूक्ष्म स्थान पर संकेंद्रित है। क्या है? संकेंद्रित। ओके, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग एक और चीज, एक नया टर्म जानने की कोशिश करते हैं। एक नया टर्म जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, यहाँ देखिए ये बात समझ में आ गई। चलिए एक नया टर्म है संघट्ट प्राचल। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या बोला जाता है इसको? इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या होता है इम्पैक्ट पैरामीटर? तो यहाँ देखिए क्या होता है इम्पैक्ट पैरामीटर। अल्फा किरणों की प्रारंभिक दिशा, अल्फा किरणों के प्रारंभिक दिशा के नाभिक से लंबवत दूरी को संघट्ट प्राचल कहा जाता है, यानी इम्पैक्ट पैरामीटर कहा जाता है। अब जरा देखिए, क्या ये अल्फा किरणें हैं? अल्फा किरणों का जो प्रारंभिक दिशा है, यही दिशा है इसका प्रारंभिक दिशा। इस अल्फा किरणों की प्रारंभिक दिशा और नाभिक के बीच के लंबवत दूरी तो यही है ना, यही है ना लंबवत दूरी। इसे बोला जाएगा इम्पैक्ट पैरामीटर, यानी इसे जनरली बीच से इंडिकेट किया जाता है। इसे बीच से, अगर मैं ये कहूँ कि ये फर्स्ट अल्फा किरणें हैं तो क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर, फर्स्ट इम्पैक्ट पैरामीटर बोल सकते हैं। अगर ये दूसरी अल्फा किरणें हैं तो इसका क्या होगा? ये वाला होगा पैरामीटर, ये B2 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको तीसरा बोलूं, ये B3, ये B4, ये B5, ये B6 और ये B7। तो समझ में आ गया इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है?
अल्फा किरणों की प्रारंभिक दिशा से नाभिक के बीच की जो लंबवत दूरी है, ये लंबवत दूरी, इसी लंबवत दूरी को बोला जाएगा संगत प्राचल या इम्पैक्ट पैरामीटर। जरा ये देखिए, और को देखने के बाद आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि यहाँ अल्फा किरणों का विक्षेपण कितना है, सीधे सीधे निकल के, मतलब 0 डिग्री। मतलब क्या है, 0 डिग्री। आगे भी 0 डिग्री को मैंने दिखाया, 0 डिग्री को मैंने दिखाया, यहाँ तक मैंने 0 डिग्री को दिखाया। मतलब संगत प्राचल जैसे जैसे संगत प्राचल कम होता जा रहा है, जैसे जैसे हम नाभिक और अल्फा किरणों के बीच की लंबवत दूरी घटते जा रही है, यानी नजदीक आते, नाभिक के जैसे जैसे हम नजदीक आ रहे हैं किरणें, वैसे वैसे संगत प्राचल क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब है कि जब विक्षेपण कोण 0 डिग्री हो, तो जब विक्षेपण कोण 0 डिग्री हो तो संगत प्राचल सबसे ज्यादा होगा, एंड जब विक्षेपण कोण 180 डिग्री हो तो संगत प्राचल सबसे कम होगा। संगत प्राचल सबसे कम हो। जैसे जैसे हम नाभिक के नजदीक आते जाते हैं वैसे वैसे संगत प्राचल का होता है, कम होता जाता है। तो हम कहेंगे अगर थीटा कम होता जाएगा, अगर थीटा कम होगा तो संगत प्राचल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो संगत प्राचल क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। इसे ही बोला जाएगा इम्पैक्ट पैरामीटर। समझ में आया? ओके। अगर ये बात समझ में आ गया है तो एक और नेक्स्ट टर्म है, उस नेक्स्ट टर्म को हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का हिंदी में मतलब होता है नाभिक तक पहुंचने की न्यूनतम दूरी, यानी कि नाभिक के निकटतम पहुंचने की न्यूनतम दूरी। उसको भी जरा देख ही लेते हैं, जरा उसके भी हम देख ही लेते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी, यानी कि न्यूनतम दूरी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच समझते हैं। देखिए, जब अल्फा किरणें बहुत तेजी से सोने की इस परमाणु को क्रॉस करते हुए गुजरती है, तो वो अल्फा किरणें जो इस नाभिक यानी इस धनात्मक आवेश के ठीक सीधे आती है और आने के बाद नाभिक से टकराती नहीं है, बल्कि उससे पहले ही आकर के रुक जाती है। तो नाभिक से जितनी दूरी पर आकर रुकती है, इस दूरी को ही बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या फिर नाभिक के निकटतम पहुंचने की न्यूनतम दूरी। ये नाभिक तक पहुंचने की ये दूरी, इसे बोला जाता है क्लोजेस्ट अप्रोच, और इसे जनरली इंडिकेट किया जाता है R0 से। इसे जनरली इंडिकेट किया जाता है R0 डिस्टेंस से। एक बार फिर से समझते हैं कि अल्फा किरणें जो सीधे धनात्मक आवेश के नजदीक आती है और 180 डिग्री पर वापस हो जाती है, लेकिन नाभिक से टकराए बिना वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि अल्फा किरणें भी धनात्मक आवेश है और ये नाभिक भी धनात्मक आवेश है, और धनात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो ये धनात्मक आवेश इस अल्फा किरणों को यहीं तक रोक देता है, यानी प्रतिकर्षित कर देता है। तो नाभिक से जितनी दूरी पर प्रतिकर्षित करता है, उसी दूरी को बोला जाता है नाभिक के निकटतम
पहुंचने की दूरी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी बात को लिख लेते हैं एक बार। जब अल्फा किने परमाणु के नाभिक के ठीक सामने आती है तो परमाणु के नाभिक द्वारा प्रतिकर्षित किया जाता है और नाभिक से जितनी दूरी पर प्रतिकर्षित होती है उस दूरी को नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहा जाता है। आज के इस सेशन में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इससे आगे बढ़ते हुए फिर इसका कुछ कैलकुलेशन देखेंगे और कैलकुलेशन के आधार पर हम लोग ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि किसी परमाणु का नाभिक का साइज क्या होता है, उसकी त्रिज्या क्या होती है, और इसी आधार पर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि परमाणु का साइज क्या होता है और उसका कितना त्रिज्या होता है, वगैरह वगैरह। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। अगर आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।